घमंडी बहू। अरे बानी बहू, जरा जल्दी से एक गिलास पानी तो लेकर आना। क्या कहा तुमने? मैं और तुम्हारे लिए पानी लाऊं? मेरी बूढ़ी सासू माँ बढ़ते बुढ़ापे में बौरा गई हो क्या? मेरे डैडी के घर में 10 नौकर थे, मैंने आज तक कभी अपना पानी का ग्लास तक नहीं उठाया। चुपचाप से अपना हाथ पैर चलाओ और अपनी प्यास बुझाइए। इस घर की बहू हूँ, बाई नहीं। शॉपिंग जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। यह है विमला की बहू बानी। तकरीबन सप्ताह भर पहले ही बानी की शादी आनंद से हुई है। बानी का बतौर बिगड़ा बर्ताव देखने के लिए चलते हैं एक सप्ताह पीछे। विमला, सुना है कि तेरी बहू शहर से आ रही है। अरे जानती है ना, ये शहरी तितलियां बहुत तेज तर्रार होती हैं। सास को तो तलवों तले रौंदने की ताक में रहती हैं। अरे नहीं झुमरी बहन, दरअसल मेरी होने वाली बहू आनंद के बाबूजी के बचपन के दोस्त की बेटी है। अगले ही दिन विमला बेटे की बारात लेकर बानी को अपनी बहू बनाकर लौटती है, जहां गांव की औरतें बानी का लहंगा देखकर बुरा बखान करने लगती हैं। अरे दादा, लगता है बिमला तुम्हारी बहुरिया के लहंगे में दर्जी बाजू लगाना भूल गया है। बहुरिया के लहंगे के ब्लाउज का बाजू एकदम लड़कों के लक्स कोजी के जैसा लग रहा है। गुस्से से बौखलाई बानी अपना घूंघट उठाकर बोल पड़ती है। कर दी ना गाँव की गवार लुगाइयों वाली बातें। सब्यसाची से डिजाइन कराया है मेरा लहंगा। इतना महंगा लहंगा आपकी आने वाली पुश्ते भी नहीं पहन सकती। अरे ओ, शहरी बहुरिया कैंची की तरह धारदार जुबान चलाना बंद कर। ये शहर नहीं, बिलासपुर गांव है। ये बहुओं का बोलबाला नहीं चलता है। बात बिगड़ता देखकर विमला औरतों की मंडली को घर भेज देती है। अगली सुबह विमला घड़ी की ओर निहारते हुए कहती है, घड़ी की सुई 10 पर 10 तक दे चुकी है। अब तक बानी बहू आखिरकार नीचे क्यों नहीं आई? ये बोलकर विमला बानी के कमरे में पहुंचती है। अरे बहू, घड़ी की सुई 10 पर 10 तक दे चुकी है। अब क्या देर दोपहर में उठने का इरादा है तेरा? सासू माँ, ये सुबह सुबह सास वाला भाषण क्यों शुरू कर दिया आपने? अरे बिलासपुर गांव की बहुएं भोर सवेर कोटती हैं और तू नई नवेली बहू होकर भी अब तक सो रही है। सासू माँ, अपना ये सास का शासन मुझ पर मत आजमाइए। एक तो बिछौने के नाम पर सारी रात मुझे 3rd क्लास गुदड़ी के गद्दे पर सुलाया। अपने डैडी के घर में मखमल के बिस्तर पर सोती थी। हाय, दर्द के मारे मेरा सारा बदन टूट रहा है। जाइए, जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लाइए। बानी ये बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका ससुर गजोधर आकर कहता है, अपनी सास से बात करने का ये क्या लहजा है? अब तुम इस घर की बहू हो, ससुराल की बागडोर संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। अरे आपको दो औरतों के बीच में टपकने को किसने कहा? मुंह उठाए और चले आए दोनों बूढ़े बुढ़िया महाभारत का मैदान बनाने। मुझे बेबस बहू समझने की भूल मत करना तुम दोनों, वरना बाप बेटे के बीच ऐसी फूट पैदा करूंगी कि उसे सुलझाते सुलझाते आपकी सांसें थम जाएंगी। परिवार के बिखराव के डर से दोनों सास ससुर बानी के घमंडी स्वभाव को चुप्पी साध कर सहना शुरू कर देते हैं। हर एक दिनों के साथ बानी का बुरा बर्ताव बढ़ता ही चला जाता है। फिर एक रोज, अरे बहू, पता नहीं आज मेरे टखनों में बिल्कुल भी बल नहीं मिल रहा है। जरा जाकर बाजार से साग सब्जी ले आती। अरे ओ मेरी बूढ़ी सासू माँ, लगता है बढ़ते बुढ़ापे में तुम्हारे दिमाग से बातें बिसरने लगी हैं। मैं इस घर की बहू हूँ, बाई नहीं। अरे सुनिए ससुर जी, ये पैसे पकड़िए और बाजार से जाकर साग सब्जी ले आइए। अरे अब मेरा मुंह क्या ताक रहे हैं? दिन भर पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। कभी कभार अपने हाथ पाँव को भी चला लिया कीजिए। बानी के मुंह से इतने बुरे शब्द सुनकर विमला के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, अरे बहू, बौरा गई है क्या? अपने ससुर से कोई ऐसी बात करता है? क्यों माँ जी, मैंने गलत क्या कहा? मेरे पति आनंद दिन भर दफ्तर में खूब खटनी करके पैसे कमाते हैं। इस बात को भूलना मत कि मेरे पति की कमाई पर आप दोनों का पेट पल रहा है। ये कहकर बानी अपने कमरे की ओर अग्रसर होती है और विमला रोते हुए कहती है, जो इतने सालों से इस घर का सर रहा है, आज मेरी बहू ने उन्हें मेरे आंखों के सामने इतना कुछ सुना दिया और मैं बेबस बुढ़िया कुछ ना कह सकी। अरे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है भगवान, सारा दोष हमारे भाग्य का है कि हमें ऐसी घमंडी बहू मिली है। समय गुजरता चला जाता है। घमंडी बहू बानी पति की गैर मौजूदगी में अपने बूढ़े सास ससुर पर सैकड़ों असहनीय सताव करती है। सोफे पर बैठा गजोधर टीवी देख रहा होता है, तभी बानी टीवी बंद करके कहती है, दिन भर टीवी देखकर आपकी आंखें नहीं थकती? मुफ्त का बिल फूकते रहते हैं।
अरे बिल क्या आपका बाप भरेगा? हाँ, ये एलईडी मेरे डैडी ने मुझे दहेज में मेरे लिए दिया है, ना कि आपके दिन भर देखने के लिए। हाँ। तभी एकाएक आनंद बानी की बातें सुनकर दरवाजे पर दस्तक देता है। बानी, ये तुम किस लहजे से बात कर रही हो बाबूजी से? आनंद को सामने पाकर बानी के कड़वे बोल का स्वर शब्द ऐसे बदलता है जैसे उसके मुंह में शहद की गगरी घुल गई हो। अरे आनंद, आप आ गए? देखिए ना, मैं तो सिर्फ ससुर जी को समझा रही थी, इस बढ़ते बुढ़ापे में उनका ज्यादा देर टीवी के नजदीक बैठना भला नहीं है ना ससुर जी? बानी की आंखें देखकर बेचारा ससुर उसके सुर में सुर मिलाने को मजबूर हो जाता है। ये तो रहा बानी के अहंकार का पिछला पड़ाव। आइए चलते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर। जैसे ही बानी अपना बैग लिए शॉपिंग के लिए बाहर निकलती है, उसका सिर बोझिल होने लगता है। अरे, ये अचानक से मेरा सर बेहिसाब बोझिल क्यों हो रहा है? बानी की आंखों के आगे काला अंधेरा घिराता है, जिसके साथ वो जमीन पर बेहोश हो जाती है। तभी आनंद भी देर दोपहर ही दफ्तर से लौट आता है। अरे बानी, बानी उठो बानी। माँ, बानी को क्या हुआ? बेटा, ये घड़ी रोने धोने की नहीं है, हमें बहू को लेकर फौरन अस्पताल जाना होगा। सभी जन उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करता है और विमला पूछती है, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बहू को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, आपकी बहू की बॉडी का रक्त संचरण एकदम धीमी गति पर पहुंच गया। उनकी कई नसों में ब्लॉकेज होने के आसार हैं, और ये परिस्थितियां तभी पैदा होती हैं जब कोई महिला घरेलू कामकाजी से दूरी साध ले। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भावी भविष्य में आपकी बहू रोग का बिछौना पकड़ लेगी। तभी एकाएक बानी बेहोशी से बाहर आती है। सभी जन दौड़ते भागते भीतर आते हैं। डॉक्टर उसको सारी सूचना देता है। देखिए मिसेस बानी, आपके सुस्त पने ने आपकी सेहत को बिगाड़ दिया है। अगर अभी से भी आपने अपने भीतर सुधार नहीं किए तो आगे आप खुद समझदार हैं। बानी रोते बिलखते हुए आनंद से कहती है, आनंद, ये बुरी बला मेरे बुरे कर्मों का परिणाम है। मैंने जो तुम्हारे माँ बाबूजी के संग किया, मैंने बहू होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। शायद इसीलिए मुझे आज ये सबक मिला है। सासू माँ, मैंने आपको कितना सताया। अरे बहू, सास बहू के रिश्ते में नोक झोंक और लड़ाइयाँ तो सदियों से चली आ रही हैं। तू ठीक हो जा बस। कुछ ही दिनों बाद बानी की बिगड़ी सेहत सुधर जाती है, जिसके बाद वो अस्पताल से ससुराल का सफर तय करती है। बानी, अब तुझे एक सर्वगुणी संपन्न बहू बनकर अपनी सास ससुर के सपनों को साकार करना है। क्या पता उसी से सास ससुर के संग की ये सताप का बड़ा पाप खत्म हो जाए। उस एक घटना से बानी को बड़ा सबक मिल जाता है। अब बानी का अहंकारी स्वभाव नम्र हो चुका था। उसमें आया बदलाव देखकर उसके सास ससुर असमंजस में पड़े थे। बानी ने बहुत ही जल्दी ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल कर अपने सास ससुर का दिल जीत लिया। आज सभी जन साथ मिलकर हंसी खुशी से रह रहे हैं। दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार बुरा दौर बड़े बदलाव के लिए बेहद जरूरी होता है। बहुत जोर से बारिश हो रही थी। सभी अपने घरों में आराम कर रहे थे। तभी इतनी बारिश के चलते एक झोपड़ी के अंदर एक भिखारन चंदा अपने छोटे बच्चे को सूखे चावल खिला रही थी। वहीं दूसरी तरफ उस बेचारी की सास कमला बुखार में पड़ी हुई थी। तभी कमला अपनी बहू चंदा से कहती है, अरे बहू, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू क्यों मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? जा और इन बच्चों को कहीं अच्छी जगह ले जा। मेरा जो होगा मैं देख लूंगी बेटा। अरे माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? आप मेरी जिम्मेदारी हो और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे काम ही किए होंगे, तभी मुझे तेरे जैसी बहू मिली। लेकिन अफसोस, मेरा बेटा आज हमारे साथ मौजूद नहीं तो हमें इतने कष्ट उठाने नहीं पड़ते। कोई नहीं माँ जी, ऊपर वाला जो भी करता है बहुत सोच समझ कर करता है। आज अगर बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। चंदा पूरी रात अपनी सास के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी लगाकर उनका बुखार उतारने की कोशिश करती रहती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, बेचारी चंदा रेड लाइट पर भीख मांगने चली जाती है। अल्लाह के नाम से दे दो बाबा, ऊपर वाला तुम्हारे ऊपर रहम बरसे।
2 दिन से खाना नहीं खाया है। गरीब लोगों की मदद करो, गरीबों की दुआ लगेगी, अल्लाह के नाम पर दे दो। बेचारी चंदा रेड लाइट पर खड़ी हुई गाड़ियों के पास जाती है और उनसे भीख मांगने लगती है। कुछ गाड़ियों के अंदर अच्छे लोग होते हैं जो उसे कुछ पैसे दे देते हैं, बाकी तो बिना उसकी बात सुने वहां से चले जाते हैं। दिन भर भीख मांग मांग कर बेचारी चंदा अपनी सास कमला के लिए दवाई लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो शाम को घर पहुंचती है उसके सास भगवान को प्यारी हो जाती है। माँ जी, उठो ना माँ जी। ये आपको क्या हो गया? उठो ना माँ जी, उठो। कमला के मरने के बाद चंदा का इस दुनिया में उसके बच्चों के अलावा और कोई नहीं बचा था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। एक दिन रात के समय चंदा यहाँ से वहाँ करवटें बदलती रहती है और पूरी रात सोचती रहती है। भगवान, एक तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, मेरे पति को भी तूने मुझसे छीन लिया और मेरी इतनी अच्छी सास को भी तूने मुझसे छीन लिया। आखिर तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है भगवान? मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जिसकी सजा तू मुझे दे रहा है? बेचारी चंदा रोते रोते सो जाती है। अगले दिन फिर से वो भीख मांगने के लिए रेड लाइट पर पहुंच जाती है। चंदा की आवाज शुरू से ही बहुत ही प्यारी थी। जब भी वो कोई गाना गाया करती थी तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। आती जाती खूबसूरत आवारा सड़कों पर कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। चंदा गाना गाते गाते लोगों से भीख मांगती है। उसकी आवाज सुनकर काफी लोग उसे पैसे देकर चले जाते हैं, जिसकी मदद से चंदा अपने घर के खर्च चला लिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ चंदा को अपने बच्चों को स्कूल डालने की भी चिंता थी। एक दिन चंदा अपने दोनों बच्चों को स्कूल में लेकर जाती है। तभी स्कूल का प्रिंसिपल चंदा की हालत देखकर उससे कहता है, अरे जरा अपनी हालत तो देखो, तुम इन बच्चों को किस तरह पढ़ाओगी? तुम्हें पता भी है यहाँ पढ़ने के लिए कितना खर्चा लगता है। प्रिंसिपल साहब, बेशक से मैं एक भिखारिन हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ा लो। मैं अपने बच्चों को अपनी तरह भिखारी की जिंदगी जीने नहीं दे सकती। चंदा की बातें सुनकर प्रिंसिपल को उसके ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद प्रिंसिपल चंदा के बच्चों को अपने स्कूल में रख लेता है। चंदा भीख मांग मांग कर किसी तरह अपने दोनों बच्चों के लिए स्कूल की नई यूनिफॉर्म लेकर आती है और उन्हें स्कूल छोड़ने जाती है, जिसके बाद वो पूरे दिन रेड लाइट पर भीख मांगना शुरू करती है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि हम तो कभी भी न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। चंदा गाना गा गा कर भीख मांगती रहती है, लेकिन कोई भी उसे भीख नहीं देता। तभी अचानक से रेड लाइट पर चंदा की मधुर आवाज सुनकर एक बहुत सुंदर कार आकर रुकती है। उस कार में से एक महेश नाम का सिंगर निकलकर बाहर आता है, जो चंदा के पास आकर उससे कहता है, अरे वाह, आपकी आवाज तो बहुत ही मधुर है। ऐसी आवाज तो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। क्या आप मुझे अपना गाना दोबारा गाकर सुना सकती हो? महेश के कहने पर चंदा उसको एक और गाना सुनाती है। चंदा का गाना सुनकर महेश को बहुत पसंद आता है, जिसके बाद महेश उससे कहता है, देखिए, मैं एक बहुत बड़ा सिंगर हूँ। मुझे कलाकार लोगों की बहुत ज्यादा पहचान है। जो कला आपके अंदर है वो मैं कई समय से ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ काम करना चाहोगी? महेश की ये बात सुनकर चंदा को अपनी आवाज पर ही विश्वास नहीं हो पाता, जिसके बाद वो महेश से कहती है, मैं एक भिखारिन हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक भिखारिन के अंदर आपने क्या कला ढूंढी है। अरे तुम अपने आप को कम मत समझो, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, उसके बाद तुम इस दुनिया में आग लगा दोगी, आग। क्या तुम्हें अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी नहीं देनी? कब तक ऐसे भिखारियों की तरह भीख मांगती रहोगी? ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते। अपना हाथ आगे बढ़ाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा।
महेश की इस तरह की बातें सुनकर चंदा को एक हौसला मिल जाता है, जिसके बाद चंदा बिना सोचे समझे महेश के साथ चली जाती है। महेश उसे एक ऑडिशन में लेकर जाता है, जहां चंदा अपना एक गाना गाकर जजेस को सुनाती है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। चंदा इतना अच्छा गाती है कि सभी लोग उठकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ तक कि जजेस भी चंदा के लिए उठकर तालियां बजाते हैं और चंदा से कहते हैं, अरे भाई, हमने कलाकार तो बहुत देखे, लेकिन इतनी अच्छी आवाज हमने पहली बार देखी है। आप इस ऑडिशन की विजेता हैं। जब जजेस चंदा को अवार्ड देते हैं तो चंदा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। जिसके बाद महेश चंदा को अपने साथ ले जाता है और उसको एक अच्छे से घर में रहने की जगह देता है। दूसरी तरफ महेश चंदा के दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में भी डाल देता है। अब चंदा महेश के साथ मिलकर अपना खुद का एक गाना बनाने लगती है। देखते ही देखते चंदा बुलंदियों पर पहुंचने लगती है। एक दिन महेश चंदा से कहता है, चंदा देखो, मुझे गलत मत समझना, तुम्हारे साथ वक्त गुजारते गुजारते मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोनों बच्चों को भी अपनाता हूँ। महेश की बात सुनकर बेचारी चंदा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हुए महेश से कहती है, जिसने मुझे एक इतना अच्छा जीवन दिया है और मुझे रंग से राजा बनाया है, उसे मैं भला कैसे मना कर सकती हूँ। मैं भी आपको मन ही मन प्रेम करती थी, लेकिन कहने से डरती थी। चंदा की बात सुनकर महेश बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। कुछ दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। गरीब बहन वर्सेस अमीर भाई। ये कहानी है सागरपुर गांव में रहने वाले परिवार की, जिसमें भूपेंद्र और बिंदिया नाम के दो भाई बहन अपनी अंधी माँ ममता के साथ रहते थे। पिता की मौत ने परिवार पर दुखों का बड़ा पहाड़ तोड़ा। ऐसे में 16 बरस की बिंदिया ईंट की भट्टी में मर्दों के बीच मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पाल रही थी। एक सांझ, क्या बात है, मेरा भाई भूपेंद्र इतना हताश क्यों है? जब मैं बच्चों को बस्ता लिए स्कूल जाता देखता हूँ तो मेरा मन भी स्कूल जाने का बड़ा मन करता है। ये सुनकर बिंदिया बेहद भावुक होकर कहती है, भूपेंद्र, मैं कल ही तुम्हारा दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराऊंगी, फिर तुम मन लगाकर पढ़ना। चाहे मुझे दिन रात कमर तोड़ मेहनत करके तुम्हें पढ़ाना पड़ा तो भी तुम्हारी ये बड़ी बहन पीछे नहीं हटेगी। बिंदिया ने सारी बचत को भाई की शिक्षा में लगा दिया। सालों के समय के साथ भूपेंद्र की स्कूल की शिक्षा समाप्त हो गई। दीदी देखो, मैंने फर्स्ट क्लास से स्कूल की पढ़ाई समाप्त की है, मगर क्या? बोल मेरे भाई। मगर आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना होगा। एडमिशन में पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। अरे पगले, तू इतनी चिंता क्यों करता है? तेरी दीदी है ना, तू शहर जाने के लिए सामान बांध ले, तुझे पैसे मिल जाएंगे। अगली सुबह बिंदिया भट्टी के मालिक से कहती है, केवट काका, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मगर बिटिया, इतनी बड़ी रकम क्या जरूरत आन पड़ी है? भूपेंद्र की आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर भेजना है। मैं अपने भाई के भावी भविष्य को उज्जवल होता देखना चाहती हूँ। बिटिया तू बड़ी भोली है। बिटिया, भगवान तो जैसी बहन सबको दे। गरीब बहन बिंदिया भाई का भविष्य बनाने के लिए केवट की कर्जदार होकर भूपेंद्र को शहर भेजती है। वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम उठाकर पैसे जोड़ती और महीने के महीने भाई को मनी ऑर्डर भेजती। आखिरकार उस गरीब बहन के बलबूते तकरीबन 3 साल बाद भूपेंद्र को शहर में सरकारी नौकरी मिल जाती है और भूपेंद्र की काया पलट ही हो जाती है। आज भूपेंद्र देर रात सरकारी दफ्तर से लौट रहा था, तभी सड़क पर खड़ी शिमोना गाड़ी रोकने का इशारा करती है। प्लीज स्टॉप द कार। मे आई हेल्प यू? यस, आई थिंक ओनली यू कैन। दरअसल मेरी कार बंद पड़ गई है, रात काफी हो गई है। वैसे मेरा घर पास में ही है, आप चाहें तो वहाँ रुक सकती हैं। ओह थैंक यू। भूपेंद्र शिमोना को अपने घर ले आता। शिमोना भूपेंद्र का स्टेटस देखकर उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। वाओ, आपका बंगला तो बड़ा आलीशान है, शायद आप सरकारी मुलाजिम हैं। अरे वाह, सुंदरता के साथ साथ काफी शार्प माइंड है आपका। ये सुनकर दोनों ही स्तब्ध हो जाते हैं। शिमोना सामने से दोस्ती की पहल करती
समय के साथ दोस्ती प्यार में शुमार होकर उनके जीवन में दस्तक देती है। कुछ सप्ताह बाद भूपेंद्र शिमोना से डायमंड रिंग के साथ शादी की सोच साझा करता है। विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स, तुम जैसा रिच पर्सन मेरा पार्टनर बनेगा, इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा। इधर भूपेंद्र शादी करके शिमोना के साथ सुनहरा जीवन जी रहा था, मगर वहाँ गरीब बहन राह निहार रही थी कि कब उसका अमीर भाई आकर उसे और उसकी अंधी माँ को संग ले जाएगा। आज भी बिंदिया देर रात दीवट पर बैठी रो रही थी। अरे बिंदिया, मेरी बेटी, तू रो रही है? नहीं तो माँ। बिंदिया, तेरी माँ अंधी है, बहरी नहीं। तेरी सिसकियाँ साफ तौर से सुन सकती हूँ। शायद शहर जाकर तेरा भाई अमीर होकर हमें भूल गया है। तू भी उसके आने की आस छोड़ दे। नहीं माँ, मेरा दिल कहता है कि भूपेंद्र बड़ा अफसर एक ना एक दिन जरूर आएगा। बिटिया, जब मैंने माँ होकर अपने कलेजे पर पत्थर धर लिया है तो तू उसे क्यों नहीं भुला सकती? माँ, भले ही तुम उसे भुला दो, मगर मेरा भाई इस गरीब बहन के दिल से कभी नहीं बिछड़ेगा। दिन, सप्ताह, महीने और महीना साल भर में बदल जाता है। बिंदिया रोजाना आस लगाकर भाई का रास्ता निहारती। तभी एक सवेरे एक लंबी चौड़ी काली कार से कोट पैंट का पहनावा पहने भूपेंद्र और शिमोना बाहर निकलते हैं। ये देख बिंदिया की आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है और नंगे पांव दौड़कर उसके गले लग जाती है। मेरा भाई, तू लौट आया। पूरे 7 बरस बाद इस गरीब बहन को तेरी सूरत देखना नसीब हुआ है। अरे दूर हटिए, इतनी भी क्या होड़ हो रखी थी? गले पड़ गई लाख रुपए के लिबास की जात बदल कर रख दी। भूपेंद्र, कौन है ये बेकल बहन जी? इसके कपड़े तो देखो, इससे लाख गुना बेहतर कपड़े तो हमारे घर की बाई पहनती है। बदकिस्मती से ये मेरी बहन है, कहते भी शर्म आ रही है। भूपेंद्र की बोली बिंदिया के कलेजे को तीर की तरह भेदती है। तभी ममता कहती है, भूपेंद्र, शायद तू भूल रहा है कि जिस अमीरी बखान तू कर रहा है ये तेरी गरीब बहन के बदौलत ही है। अगर वह मेहनत ना करती तो तू यहाँ ना होता। माँ, इस अमीरी के मुकाम पर मैं अपनी बदौलत पहुँचा हूँ। बचपन से अब तक इन्होंने जितने पैसे मेरी पढ़ाई पर लगाए हैं उससे 4 गुना ज्यादा मेरी महीने की सैलरी है। माँ, कहो तो चेक दूं? मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए भाई। इस गरीब बहन को सुदामा समझकर ही भीतर चल मेरे भाई। सभी एक साथ अंदर आते हैं। सांझ को खा पी चुकने के बाद बिंदिया सभी का बिस्तर लगाती है। तभी भूपेंद्र नाक बाहों सिकोड़ कर कहता है, ये क्या जीजी, मुझे जमीन पर सोने की आदत नहीं, मैं मखमल के बिछौने पर सोता हूँ। एक तो इस बहन जी ने खाने में हमें घास फूस खिलाया, ऊपर से जमीन पर सुलाएंगी। तुम देहाती लोग ऐसे करते हो खातिरदारी? भूपेंद्र, तू अपना मन इतना मत बिगाड़, मैं अभी इस बिछौने को मखमल सा बना देती हूँ। बिंदिया अपने हिस्से का बिछौने से भूपेंद्र के लिए गद्देदार बिस्तर लगाती है, मगर खुद सर्द फर्श पर सारी रात ठिठुरती है। ऐसे ही समय बीत रहा है। उस सवेरे जब बिंदिया भट्टी की ओर बढ़ रही थी तो उसका गांव का बिगड़ैल बेपाक लाखन उसको छेड़ते हुए कहता है, अरे ओ मेरी रसमलाई, हाँ जरा रुको तो, इतना मटक मटक कर कहाँ चल दी सवेरे सवेरे सवारी? हाँ? एकाएक लाखन उसका हाथ पकड़ लेता है। लाखन, मेरी कलाई छोड़। अरे मेरी रस भरी रानी, किसी को न किसी को तो तुम्हारी कलाई पकड़नी पड़ेगी। अरे उम्र ढलती जा रही है, जरा तो अपनी जवानी पर तरस खाओ। लाखन उसे जोर जबरदस्ती पर उतारू हो जाता है। तभी ऐन मौके पर भूपेंद्र वहाँ आकर बौखलाकर उसे खूब पीटता है कि केवट कहता है, कमीने, आज मैं तुझे इसी जमीन में गाड़ दूंगा। बस कर भूपेंद्र, ये भिड़ंत करके क्या साबित करना चाहता है तू? और कितने से भिड़ेगा अपनी बहन के लिए? अरे सयानी लड़की पत्थर की सिल के जैसी होती है। आज अगर तेरे पिता जिंदा होते तो ब्याह हो चुका होता इसका, मगर इस गरीब बहन की गलती इतनी है कि इसने अपने भाई के भविष्य को संवारने में हर बोझ तकलीफ सही, और इसलिए गांव के गुंडे मुस्तंडे इसे अपनी जागीर बनाना चाहते हैं। केवट की कड़वी बातें भूपेंद्र के मन को इस कदर भेदती हैं कि उसका अभिमानी सर शर्म से झुक जाता है। दीदी, मुझे माफ कर दो। अरे आपने तो इस भाई के लिए बड़ी बहन से बढ़कर किया, मगर मैं मंद बुद्धि आपकी जिम्मेदारी उठाने के बजाय आपको कितना कुछ सुनाया। मगर अब ये भाई अपनी बहन की शादी उतनी शानो शौकत से करेगा कि दुनिया देखेगी। भूपेंद्र अपने भरसक कोशिश से बहन के ब्याह के लिए सैकड़ों रिश्ते देखता है। अंत में वह अपने शहर में रहने वाले अपने सर्वप्रिय मित्र से उसकी शादी कर देता है और अंत में कहता है, जाओ दीदी, आज से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। सजना के घर जाकर अपने इस भाई को भूल मत जाना। विदाई की बेला पर बिंदिया अपने भाई के सीने से सटकर फूट फूट कर रोती है। अब दोनों भाई बहन एक समान रईस हो चुके थे। दोनों की जीवनी चांदी सोने के समान कट रही थी। सच है साथियों, अक्सर लोग
रुतबा बदलने के बाद रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। मगर याद रखिए, इंसान का सिर्फ स्टेटस ही सब कुछ नहीं, पारिवारिक प्यार की साझेदारी सर्वोपरि धन है। पैसा परिवार का मोल कभी नहीं चुका सकता। भूत और चुड़ैल की नदी। अरे मटके में पानी खत्म हो गया है। अगर पानी नहीं लेकर आई तो रात भर हम लोग पानी कैसे पिएंगे? एक काम करती हूँ, अभी तो सभी लोग सो रहे हैं, पास वाली नदी से जाकर पानी भरकर ले आती हूँ। रात का समय होता है और गायत्री अचानक से नींद से जाग जाती है। उसे बहुत जोरों से प्यास लगी होती है, लेकिन उसके घर में पानी नहीं होता, जिसके चलते गायत्री अपना मटका उठाती है और पास वाली नदी से पानी भरने के लिए निकल जाती है। हे ऊपर वाले, ये पानी कैसी चीज बनाई है ना, अगर ना पियो तो प्राण निकलने को हो जाते हैं। ऐसा कहते कहते वो नदी किनारे पहुंच जाती है, जिसके बाद वो नदी से पानी भरने लगती है। पानी भरकर वो वहां से निकल ही रही होती है कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है। कहाँ जा रही हो मेरी नदी का पानी लेकर? रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारी नदी से पानी कैसे लिया? जैसी गायत्री पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने भयानक भूत और चुड़ैल खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर गायत्री के हाथों से मटकी नीचे गिर जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगती है। भूत चुड़ैल, हे भगवान, तुम इस नदी के अंदर क्या कर रहे हो? ये नदी हमारी है, इस नदी की मालकिन मैं हूँ। हम कई सालों से इस नदी के अंदर रह रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नदी से पानी लेकर जाने की? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम ये कैसी बात कर रही हो? पानी के लिए तुम मुझे सजा दोगी? और पानी तो अमृत है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवन कैसे जिएंगे? नहीं, इस पानी पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है और तुमने हमारी नदी से पानी लिया है, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा फिर कभी इस नदी पर नहीं आऊंगी। तुम्हें क्या हम बच्चे दिखाई देते हैं जो तुम हमें अपनी बातों में उलझा रही हो? तभी भूत अपनी पत्नी से कहता है, अरे तुम मेरी पत्नी होकर इसे डरा नहीं पा रही हो, जाओ अब इसे मार दो। अपने पति की बात मानकर चुड़ैल गायत्री को जान से मार देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव वालों को गायत्री की लाश नदी किनारे मिलती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। अरे ये तो बेचारी गायत्री है, इस बेचारी को किसने मार दिया? पता नहीं, इस बेचारी का तो कोई दुश्मन भी नहीं था जो इसे मारे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है किसी ने इसकी हत्या कर दी है, हमें इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी होगी। गांव के सभी लोग मिलकर पुलिस में कंप्लेन लिखवा देते हैं। पुलिस वाले गायत्री के हत्यारे को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत हाथ नहीं लग पाता। ऐसे ही उस नदी किनारे किसी न किसी की लाश मिलती रहती है, जिस बात से गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक दिन गांव में पंचायत बिठाते हैं। अरे रोज रोज उस नदी किनारे किसी न किसी की लाश मिलती है, आखिर कौन है जो बेचारे मासूम लोगों को मार रहा है? मुझे तो ये काम किसी चुड़ैल का लग रहा है। अरे ममता, तुम कौन सी दुनिया में घूम रही हो? आज के जमाने में ये भूत और चुड़ैल कुछ नहीं होते। मानना है तो मानो, वरना मुझे क्या। वैसे भी रोज रोज किसी न किसी का नंबर आता ही जा रहा है। मैं तो ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। देखो, इस प्रकार तो हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। ममता सही कहती है, पुलिस ने कितनी कोशिश की लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा, इसलिए हमें किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। क्या पता अब वही हमारी कोई मदद कर सकें। ऐसा सोचकर जितेंद्र गांव के कुछ लोगों को अपने साथ एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है, जिसके बाद जितेंद्र अपने गांव में हो रही सभी परेशानियों के बारे में तांत्रिक बाबा को बता देते हैं। तभी तांत्रिक जितेंद्र से कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गांव में हो रही समस्या का समाधान जरूर करूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक जितेंद्र और गांव वालों के साथ उनके गांव में पहुंच जाता है और जैसे ही रात होती है, रात के समय वो उसी नदी किनारे जाकर एक मंत्र का जाप करना शुरू करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्र को सुनते ही नदी के अंदर से भूत और चुड़ैल निकलकर बाहर आते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक से कहते हैं, क्यों तांत्रिक, यहाँ क्या करने आया है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या?
देख तांत्रिक, यहाँ से सीधी तरह चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखो, तुम दोनों मिलकर इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर इन गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों? अब तो बीते हुए कल को वापस लेकर आएगा क्या? जो हुआ है वो ठीक नहीं हो सकता। हम इन गांव वालों से अपनी मौत का बदला ले रहे हैं। क्या कहा? किसकी मौत? तुम दोनों की मौत कैसे हुई? तांत्रिक के पूछने के बाद भूत और चुड़ैल अपने बीते हुए कल के बारे में तांत्रिक को बताना शुरू करते हैं। हम इस गांव में रहा करते थे। हम छोटी जाति के थे और कुम्हार का काम करके अपने घर को चलाया करते थे। इस गांव के कुछ अमीर जादों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की और हमारे ऊपर बहुत अत्याचार भी किए। देखते ही देखते हमारे पास कुछ नहीं बचा था। काम भी सही से चल नहीं पा रहा था। छोटी जाति होने की वजह से कोई हमसे मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदता था। हम बहुत गरीब हो चुके थे। हमारे पास और कुछ रास्ता नहीं था, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर तांत्रिक को बहुत अफसोस होता है, जिसके बाद तांत्रिक भूत और चुड़ैल से कहता है, देखो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन कुछ लोगों की गलती की वजह से तुम इन गांव के सभी लोगों को क्यों सजा दे रहे हो? मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जब तक हम यहाँ पर हर किसी को नहीं मार देते, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी भूत और चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनते, जिसके बाद तांत्रिक को न चाहते हुए भी मंत्र द्वारा पड़ी हुई भभूति और पवित्र गंगा जल उस नदी के अंदर छिड़कना पड़ता है, जिसके बाद नदी पवित्र हो जाती है और भूत और चुड़ैल जलकर राख हो जाते हैं और गांव वालों को उन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। लंबे कान वाली बहू। अरे बबलुआ देख, सारा गांव गहरी नींद के आगोश में है। जल्दी से दोनों दोस्त हाथ साफ कर लेते हैं। अरे तनिक ठहर जा, सुस्ता ले। ससुरा कौन है कि अभी खबर नहीं हुई कि हम दोनों दोस्त चोरी के इरादे से बलिहार गांव में आयल हैं। दोनों चोरों को इस बात की दूर तक खबर नहीं थी कि उनकी ये साजिश दूर खिड़की पर खड़ी श्रव्या सुन रही है। साथियों, अब आप भी सोच में पड़ गए ना कि भला कोई कोसों दूरी की बातें कैसे सुन सकता है। दरअसल श्रव्या के लंबे कान उसके नाम की ही भांति तेज तर्रार थे। मुझे फौरन ही सबको खबर करनी होगी कि गांव में चोरी होने वाली है। श्रव्या अपनी सास को जगाते हुए कहती है, सासू माँ उठिए, सनसनीखेज खबर है, आज रात गांव में चोरी होने वाली है। ये समाचार सुनकर तेजस्विनी नींद से जागकर कहती है, अरे बहू, किसकी मजाल हमारे बलिहार गांव में चोरी करने की। माँ जी, चोरों के नाम कलुआ और बबलू हैं। अपने तेज तर्रार बड़े कानों की बदौलत मैंने उनकी सारी साजिश सुन ली है। बहू, हमें ये खबर अभी गांव के प्रधान तक पहुंचानी होगी। दोनों सास बहू आधी रात दबे पांव प्रधान के पास आकर उन्हें सारा कच्चा चिट्ठा कहकर सुनाती हैं, जिसके बाद सभी जन मिलकर चोर को पकड़ते हैं और प्रधान कहता है, नमक हराम नामुरादो, बलिहार गांव में घुसने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? अरे कलुआ, बोल बबलुआ। अरे हम दोनों तो सब कुछ प्लान के मुताबिक करत रहे, फिर इन ससुरन को हमारी साजिश की खबर किस मुखबरे ने दी? शायद तुम दोनों को पता नहीं कि ये बड़े कानों वाली बहू हमारे गांव में जीता जागता कैमरा है। इसके कान कोसों दूर के लोगों का बोल वचन साधारण तौर से सुन सकती हैं, समझे? लागत है आज कलुआ के कदुआ फूट गई है। ओरी बबलुआ का भी बैंडबाजी। अपनी ये चोरगिरी की चोचलेबाजी जेल जाकर करते रहना, कुछ ही देर में पुलिस तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लगा देगी। श्रव्य के तेज तर्रार बड़े कानों के कारण दोनों चोर सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद पूरा गांव तेजस्विनी के बड़े कान वाली बहू की बहादुरी का बखान करते हुए कहते हैं, अरे तेजस्विनी ताई जी, तुम्हारे भाग बड़े ही प्रबल हैं जो तुम्हारी बहू के कान इतने बड़े हैं। सचमुच तेजस्विनी, आज ये दुखद हादसा केवल श्रव्या बहू की बहादुरी के चलते टला है, जिसका सारा श्रेय श्रव्या के तेज तर्रार बड़े कानों को जाता है। अपने बड़े कानों के लिए चारों ओर से हो रही प्रशंसा सुनकर श्रव्या फूले नहीं समाती, जिसके बाद वो खुद को अहंकार की ऊंचाई पर शुमार कर लेती है। अरे मेरे लंबे कानों की और कितनी बखान करेंगे आप सभी जन। इसके पश्चात श्रव्या अपनी सास के साथ घर लौट आती है। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। एक सांझ श्रव्या अपने लंबे कानों को शीशे में निहारते हुए कहती है,
मुझे मेरे लाजवाब लंबे कान बेहद प्रिय हैं, क्योंकि यही तो मुझे भीड़ से अलग बनाते हैं। तभी अचानक श्रव्य का पति समीर शाम को ही घर चला आता है और अपनी माँ से बातें करने लगता है। ये समीर और सासू माँ इतने धीमे धीमे आखिर क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? अब तो सुनना ही पड़ेगा। श्रव्य अपने लंबे कान दरवाजे से लगाकर उनकी बातें सुनती है। माँ, ये पैसे संभाल कर रख लेना। आजकल श्रव्या के हाथ जरूरत से ज्यादा ही खर्चीले हो गए हैं। अच्छा बच्चू, तो सासू माँ से मेरी चुगली की जा रही है? न, 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 नहीं श्रव्या, तुम हमें गलत समझ रही हो। समीर, शायद तुम भूल गए हो, मेरे लंबे कान से मुझे दूर की बातें भी साफ सुनाई देती हैं। मैंने तुम्हारी और सासू माँ की सारी बातें सुन ली। अरे बहू, माना कि तेरे कान लंबे और तेज तर्रार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने कानों से कानाफूसी करे। सास की बातें श्रव्या के सिर से आर पार हो जाती हैं। कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सासू माँ खुद तो सारा दिन सैर सपाटे पर निकल जाती हैं। ये भी नहीं सोचती कि बेचारी बहू का भी बैठे बैठे मन उबता है। आज तो मैं भी गांव नगर घूमकर ही दम लूंगी। ये कहकर श्रव्या घर की दहलीज से बाहर दस्तक देती है, जहां औरतों की मंडली बैठी बातें बना रही थी। अरे ये क्या? लगता है इन औरतों की मंडली में शुक्रिया चल रही है। इसे सुनने में तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सासू माँ भी इस मंडली में जो बैठी हैं। अरे जानती हो तेजस्विनी बहन, वो है ना अपनी झुमरी, सारा दिन जानबूझकर मर्दों के बीच गांव में झूमती रहती है। भगवान झूठ ना बुलाए, बताओ जरा, ऐसे लक्षण बहू में शोभा देते हैं क्या? अरे मंगला, ये सतयुग का दौर नहीं है, घोर कलयुग आ गया है। आज के समय में पत्नी सिर्फ एक पनौती है। क्या सोच है सासू माँ की? अब देखो ये श्रव्या कल कैसे धमाका करती है। अगली सुबह जैसे ही श्रव्या दरवाजे पर खड़ी होती है, झूमती फिरती झुमरी वहाँ आती है। हेलो भौजाई जी, कैसन बा? अरे मैं तो ठीक हूँ, मगर वो मंगला मौसी बड़ी बहकी बहकी बातें बना रही थी तुम्हारे बारे में। ऐसा क्या कह रही थी मौसी? मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी कि मंगला मौसी की मंडली पर मेरी निगाह चली गई और मेरे लंबे कानों ने उन्हें लुगाइयों से चुगली करते सुन लिया। तुम मर्द जात के आगे पीछे बहरों की तरह डोलती हो। उस मनहूस मंगला की ये मजाल। श्रव्य के दिखावे में आकर झुमरी मंगला से लड़ने चली जाती है। क्यों री मंगला, मंडली में बैठकर मंथराई करने के सिवा दूजा कोई काम नहीं क्या? क्या कहा था तूने? मैं मर्द के आगे पीछे डोलती हूँ? अरे झुमरी काहे गरमात है, ऐसा हम कछु ना ही बोले हैं। बातों से मुकरने का कोई मतलब नहीं मंगला मौसी। मैंने अपनी लंबी तेज तर्रार कानों से सब कुछ सुना था। मेरे लंबे कान लाउड स्पीकर जितने तेज हैं। अरे रे, तूने अपने लंबे कानों के जरिए कानाफूसी की करतूतें शुरू कर दी। अरे तेरा जन्म तो कानपुर में होना चाहिए था, जाने बलिहार की बहू कहाँ से बन गई है लंबी कान वाली। हर एक दिन के साथ श्रव्य के लंबे कानों की कानाफूसी बढ़ती जा रही थी, जिसे देख गांव के प्रधान सभा में श्रव्य को समझाकर कहते हैं, देखो श्रव्या, भगवान ने तुम्हें जो लंबे कान दिए हैं उसका सदुपयोग करना सीखो, न कि कानाफूसी। कमाल है, आप सभी जन मिलकर मुझे दोष लगा रहे हैं। अब मेरे लंबे कान किसी की बात सुन लेते हैं और मैं लोगों को आगाह कर देती हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या है? श्रव्य के जाने के बाद प्रधान कहते हैं, लंबे कानों के गुरूर में तेजस्विनी की बहू मगरूर हो गई है, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। उसी सांझ प्रधान एक लंबी चौड़ी ट्रक जिसमें डीजे पर लाउड गाने बज रहे थे, सवार होकर श्रव्या के घर के आगे गाड़ी को रोक देता है। कुछ देर बाद इन गानों की गूंज से मेरे कानपुर में हड़ताल ही ना हो जाए। अरे प्रधान जी, बढ़ते बुढ़ापे सकिया गए हैं, पर ये डीजे कब बंद होगा? अरे आज तो ये डीजे रात भर चलेगा। अरे ओ डीजे वाले भैया, मेरा गाना तो चलाना। बेबी को बेस पसंद है, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका। तेज तीखी आवाज के चलते श्रव्य के लंबे कान फड़फड़ाने शुरू करते हैं, जिसके बाद वो डीजे बंद करके कहती है, बस बहुत हुआ, आप ये सारा तामझाम जानबूझकर कर रहे हैं ना? प्यारी समझ गई। मेरी परेशानी बढ़ाकर आपको मजा आ रहा है? जब तुम अपने लंबे कान की करतूत से औरतों की चुगलियों को हेरा फेरी करके उनके बीच फूट पैदा करती हो, तब तुमने भी तो बड़ा मजा आता है। अब क्या खुद पर पड़ी तो पल भर में सहा नहीं गया? अपने कानों को लोगों की मदद करने में लगाओ। प्रधान श्रव्य को जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है, जिसके पश्चात आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है और वो पछतावा जाहिर करती हुई कहती है, अब मुझे समझ आ गया, मैंने अपने लंबे कानों से औरतों की कानाफूसी करके बेहद बुरा किया। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे यूं लंबे कान नहीं चाहिए।
श्रव्या सर्जरी के द्वारा अपने लंबे कानों से हमेशा के लिए निजात पा जाती है, जिसके साथ वो भी साधारण इंसानों की गिनती में शुमार हो जाती है और बलिहार गांव में सदा के लिए कानाफूसी थम जाती है।